अब इसका ना थोड़ा सा आपको बात समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं पहले सेंटेंस में लिखे गए नाउन टाइगर को, वो दूसरे सेंटेंस में लिखे गए कॉन्टेक्स्ट से अलग है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ में द आर्टिकल इसलिए आता है क्योंकि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उनके साथ तो ए भी आ सकता है, ठीक है। उनके साथ द आर्टिकल हम तब लिखते हैं जब हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज उसकी कैटेगरी को रेफर करने के लिए करें। अब आपको सीखना यह है कि जब हम किसी कॉमन नाउन का यूज उससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं तो उसके साथ में द आर्टिकल लिखा करो। तो यहाँ पे शक्तिमान का मतलब प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पे शक्तिमान का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो सुपर हीरो हो, जैसे शक्तिमान था। तो शक्तिमान कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन्स काउंटेबल होते हैं, सिंगुलर नंबर में बिना आर्टिकल के नहीं आते, तो लिखो यू आर नॉट अ शक्तिमान। ये मैंने सुनी है कहानियां, इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं कि अगर आपने कभी ऐसा पढ़ा सुना हो तो दीज आर एब्सर्ड थिंग्स व्हिच मेक नो सेंस। ये बेकार की बातें, इनका कोई मतलब नहीं होता, कोई सिर पैर नहीं होता, बस बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दो, वो एक अलग बात है। गुड मॉर्निंग लर्नर्स, कैसे हैं सभी? आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं और जहां तक हमने आर्टिकल्स को पढ़ लिया उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल के मैं यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप इनके आंसर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, द मैन टर्न्ड डैश हैड टूवर्ड्स मी। ठीक है, मॉर्निंग बच्चों, सबको मॉर्निंग। यहां पर हमने लिखा द मैन टर्न्ड हैड टूवर्ड्स मी, तो ये हैड नाउन है। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके बाद हमें डिटरमिनर लिखना है। लिखो जी, द मैन टर्न डैश हेड टुवर्ड्स मी, व्हाट आर्टिकल शुड बी यूज हियर? गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग जी। आ जाइए, देखिए, द मैन टर्न डैश हेड टुवर्ड्स मी, और हेड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमें डिटरमिनर लिखना है। क्या लिखें? ए लिखें, द लिखें, क्या लिखें, ये आपको बताना है। कौन से कैटेगरी के डिटरमिनर एक साथ यूज हो सकते हैं, अगली क्लास में पढ़ते हैं। आंसर बताइए बच्चों। अब देखो, यहां पर ना एक कंफ्यूजन है। अगर हम आर्टिकल ए लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं द मैन टर्न्ड अ हेड टुवर्ड्स मी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैन का हेड जो है वो इंडेफिनिट था, उसने कोई एक सर मेरी तरफ घुमा दिया। तो एन आर्टिकल हम उन सिचुएशंस में वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए अनआइडेंटिफाइड हो। मतलब बहुत से होते हो ऐसे, उनमें से किसी एक की बात कर रहे हो और वो हमारे लिए अनआइडेंटिफाइड हो, तो हम आर्टिकल ए लिख देंगे। लेकिन फिर वो मीनिंग बेतुका हो जाएगा। इसका मतलब ये निकलेगा कि उस आदमी ने कोई अपना एक सर हमारी तरफ घुमा दिया, तो मतलब ये निकला उसके बहुत से सर रहे होंगे। अब बहुत से सर तो रहे नहीं होंगे मैन के, मैन का तो सर एक ही होगा, तो ए लिखना गलत है। अगर हम द लिख दें, द मैन टर्न्ड द हेड टुवर्ड्स मी, तो द हेड का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर हेड, कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर हेड की बात कर रहे हैं, वो तब भी गलत हो जाएगा क्योंकि हेड तो एक ही होता है, उसमें तो कोई जनरल या स्पेसिफिक, जनरल या पर्टिकुलर वाली सिचुएशन ही नहीं होती है, तो द भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ए लिखोगे, वो भी लॉजिकल है, ग्रामेटिकल, ग्रामर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लॉजिक की, जिसलिए आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं वो लॉजिक डिफाई हो जाएगा। तो आप ए लिखो तो गलत, द लिखो तो गलत। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? आर्टिकल लिखे ना, तो नहीं, बिना लिखे काम नहीं चलेगा क्योंकि हेड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना डिटरमिनर के आएगा भी नहीं। तो अब कौन सा डिटरमिनर लिखें? तो लिखो पजेसिव केस का डिटरमिनर। तो लिखो द मैन टर्न्ड हिज हेड टुवर्ड्स मी, द मैन टर्न्ड हिज हेड टुवर्ड्स मी, ठीक है। अब आपको यहां से सीखना ये कि इस तरीके की सिचुएशंस जो होती है ना, उनमें हमें पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ में आर्टिकल्स के बजाय पजेसिव केस के डिटरमिनर्स लिखने चाहिए। एक दो एग्जांपल से और समझ लेना। द मैन रेज्ड हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। द मैन रेज्ड डैश हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन, वी शुड कीप डैश फीट ऑन ग्राउंड।
ठीक है बच्चों। अब जैसे हमने लिखा द मैन रेज्ड हिज हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन, कि उस व्यक्ति ने हाथ उठाया क्वेश्चन पूछने के लिए, मान लो उसको कोई क्वेश्चन पूछना रहा होगा, ठीक है, तो उसने हैंड उठा के अपना मतलब इंडिकेशन दिया कि भाई मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो हैंड नाउन हो गया, फीट नाउन हो गया, ठीक है। अब होता है क्या, मैं आपको बताऊं कि जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, ठीक है, अगर आपको ये बताना है कि उस आदमी ने एक हाथ उठाया दो नहीं उठाए, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, सबको पता होता है एक ही हाथ उठाया होगा, लेकिन अगर फिर भी ये बात कहनी हो तो आपको कहना चाहिए वन ऑफ हिज हैंड्स, वन ऑफ हिज हैंड्स। नहीं तो वो बात इलॉजिकल है, इतना कॉमन सेंस सबको पता होता है कि एक ही उठाया होगा, तो यहां पे लिखो हिज हैंड। वी शुड कीप आवर फीट ऑन ग्राउंड, हमें अपने पैर जो है वो जमीन पे ही रखने चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि पजेसिव केस के डिटरमिनर्स का यूज करना चाहिए पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ में बजाय कि आर्टिकल्स के, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे द मैन लिखा था तो मैन के अकॉर्डिंग हिज आ गया, यहाँ पर भी द मैन लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग हिज आ गया, ठीक है। यहाँ पर वी लिखा था तो वी के अकॉर्डिंग आवर आ गया। तो ये तो हो गई एक सिचुएशन। अब एक एग्जांपल और समझिए। एक हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, मोहन दे हिट मोहन हार्ड इन डैश स्टमक, ठीक है। दे हिट मोहन हार्ड इन डैश स्टमक, फिल इन दिस ब्लैंक। हिज बच्चे मैन के अकॉर्डिंग आया। चलो, अब देखो जैसे हमने क्वेश्चन लिखा ना, दे हिट मोहन हार्ड इन स्टमक, कि उन्होंने मोहन के बहुत तेज मारा, ठीक है। अब ये जो स्टमक है ये भी आपको पता है पार्ट ऑफ बॉडी है, ठीक। तो एक तो हम यहाँ पे हिज लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ में हिज को ही हमें प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। तो एक तो हम लिख सकते हैं दे हिट मोहन हार्ड इन हिज स्टमक, कि उन्होंने मोहन के पेट में उसके बहुत तेज मारा। हिट हार्ड का मतलब तेज मारा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मोहन, सॉरी, दे हिट मोहन हार्ड इन हिज स्टमक। लेकिन अब जैसे ये जो सिचुएशन है, हमने कहा द मैन रेज्ड हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन, तो अगर हम हिज लिखकर हैंड को मैन के साथ रिलेट ना करें तो ऐसा भी माना जा सकता है कि कोई हैंड किसी और का हैंड, किसका हैंड, कहां सा हैंड उठा दिया वो पता नहीं चल पाएगा। आ हैंड का मतलब ये तो बदल जाएगा, एक हाथ उठाया, लेकिन उससे ये नहीं बदलेगा उसने अपना हाथ उठाया या दूसरे का हाथ उठाया, ठीक है। तो वो एम्बिग्युइटी खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पजेसिव केस का डिटर्मिनर लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया द मैन रेज्ड हिज हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिज हैंड लिखा वो इसलिए लिखा जिससे कि स्पेसिफिकली क्लियर हो जाए कि उस मैन ने अपना ही हाथ उठाया, किसी और का नहीं उठाया, ठीक है। हिज इसलिए लिखा जिससे पता चल जाए कि उस मैन ने अपना ही सर घुमाया, किसी और का नहीं घुमाया। तो इसलिए हम पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ में क्या करते हैं, पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स को प्रेफर करते हैं, उनको लिखते हैं, अदरवाइज मीनिंग एम्बिगुअस हो जाता है, आप समझ नहीं पाते होगे, वो आपकी ना समझी है, लेकिन मीनिंग एम्बिगुअस हो जाता है, ठीक। लेकिन जो इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं, जैसे हमने लिखा दे हिट मोहन हार्ड इन स्टमक, कि उन्होंने मोहन को हिट किया बहुत तेज पेट में। तो अब एक चीज सोचो, अगर उन्होंने हिट किया मोहन को, ठीक है, तो जो स्टमक है वो किसका रहा होगा, मोहन का ही रहा होगा, तो कॉमन सेंस की बात है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो हिट करे मोहन को लेकिन स्टमक हो किसी सोहन का, तो सोहन के पेट में घूसा मारेंगे तो मोहन तो हिट नहीं होगा, ठीक है। जिसके पेट में घूसा लगा है वही हिट होगा, या जो हिट हुआ है उसी के पेट में घूसा लगा होगा, ठीक है। तो यहां पर ये हिज अगर हम ना लिखें तब भी ये अंडरस्टूड है कि स्टमक किसका, मोहन का, क्योंकि हिट किसको किया गया, मोहन को। तो स्टमक किसका रहा होगा, मोहन का रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर ये ऑब्वियस है कि मोहन के स्टमक की ही बात हो रही, किसी और के नहीं। यहां पे वो ऑब्वियस नहीं था, यहां पर ऑब्वियस है। तो आप चाहो तो हिज लिखो, नहीं तो ऐसे सिचुएशन में द आर्टिकल भी लिखा जा सकता है, तो यहां पर हम द भी लिख सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि द ही लिखना, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि द हम लिख सकते हैं, तो यहां पर आप चाहो तो ये लिख दो, ठीक है, द, और चाहे लिख दो हिज। तो दे हिट मोहन हार्ड इन दी स्टमक, ये हो गया। एक एग्जांपल से और ऐसे समझ लो।
द बॉय फेल्ट सीवियर पेन डैश लेफ्ट लेग। ठीक है, अब जैसे हमने यहां पे लेफ्ट लेग ये जो नाउन लिखा है, इसके साथ डिटर्मिनर लिखना है। चलो लिखो, हिज आर्टिकल में तो आता नहीं है। अब ये फोन मारूंगा खींच के मुंह पे, आर्टिकल में नहीं आता। डिटर्मिनर तो होता है, नाउन के साथ तो लिख सकते हैं। हाँ, आर्टिकल पढ़ने का मतलब ये होता है सारे जितने क्वेश्चन है उनमें आर्टिकल, क्या कौन कौन नमूने यार आ जाते हो तुम लोग, वास्तव में मूड खराब करता है। वो कह रहा है हिज आर्टिकल नहीं होता। अरे भाई आर्टिकल यूज नहीं हो सकता ना, इसलिए आर्टिकल नहीं लिखा। आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल ही जबरदस्ती यूज करना पड़ेगा, चाहे आए चाहे ना आए। थोड़ी बुद्धि यूज करा करो बच्चों। मैं कितना तुम लोगों से उम्मीदें रखता हूँ कि तुम लोग पढ़े लिखे हो, दाढ़ी मूछ निकल आई होगी, 12वीं पास कर रखी होगी, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट हो गए, थोड़ा सोचने समझने लग गए होगे अपने आप। तुम लोग तो कहते रोबोट जैसे लगते हो। बताओ भाइयों। द बॉय फेल्ट सीवियर पेन, इन तो लिखे ही नहीं। अबे तुम लोगों को पढ़ा के मेरा भी ना दिमाग खराब हो रहा है आजकल। होशियारों को पढ़ाओ तो और होशियार हो जाओ, डैला को पढ़ाओ तो और डैला हो जाओ। चलो बताओ जी, आंसर बताओ। अब यहां पे देखना बच्चे, जैसे हमने लिखा द बॉय फेल्ट सीवियर पेन, ठीक है, कि उस लड़के को तेज दर्द फील हुआ। कहां फील हुआ वो बताने के लिए हमने लिख दिया बाएं पैर में, ठीक है, लेफ्ट लेग में। अब एक चीज सोचो, अगर इस बॉय को दर्द फील हुआ है, ठीक है, तो पैर किसका रहा होगा? भाई मान लो पैर हो किसी और का और दर्द मुझे महसूस होगा, ऐसा तो होता नहीं। या पैर मेरा हो दर्द किसी और को महसूस हो, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो अगर बॉय को सीवियर पेन फील हुआ है लेग में, तो ऑब्वियस सी बात है वो लेग भी बॉय का ही होगा, किसी और का नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है कि वो लेग बॉय का था या किसी और का था, वो हमें कॉमन सेंस से पता है बॉय का ही होगा, क्योंकि दर्द इसको हो रहा है तो टांग भी इसी की होगी। तो अब पॉजिटिव केस का हिज लिखना जरूरी नहीं है, द लिख दो। मतलब जरूरी नहीं का मतलब ये है कि लिख दोगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है, हटा उसको, द लिखो। तो ये आपको समझना है कि जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं उनके साथ में हम यूजुअली प्रेफर करते हैं पॉजिटिव केस के डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशंस हो जहां पर ये स्पेसिफिकली ऑब्वियस हो जाए कि वो पार्ट ऑफ बॉडी किससे बिलोंग करता है, फिर पॉजिटिव केस का डिटर्मिनर लिखने की जरूरत नहीं होती है, तब फिर आप आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, अब वैसे तो समझना यही चाहिए, लेकिन अपनी अपनी सीमाएं, किसको कितनी बात समझ में आती है, कौन कितना समझा पाता है। ठीक है, तो एक रट्टे वाली बात बता देता हूं। ऐसी सिचुएशंस जहां पर पार्ट ऑफ बॉडी किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं, वहां पर उनके, हालांकि ये रटने वाली बात हो जाती है, लेकिन क्या बताएं बच्चों की हमारी स्थिति ऐसी है, दाढ़ी मूछ निकल आई लेकिन बुद्धि डेवलप हुई नहीं है। ठीक है, तो अगर पार्ट ऑफ बॉडी किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट हो तो आप उनके साथ पॉजिटिव केस के डिटर्मिनर्स लिखा करो। जैसे यहाँ पे फीट है, हैंड है, हेड है, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। अगर पार्ट ऑफ बॉडी किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो, जैसे स्टमक जो है ना वो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये लेफ्ट लेग भी इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर पार्ट ऑफ बॉडी किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो हम उनके साथ में द आर्टिकल लिख देते हैं। तो पार्ट ऑफ बॉडी को लेकर हम कैसे प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ये आर्टिकल्स यूज करते हैं, डिटर्मिनर्स यूज करते हैं, सीखो। ये पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप सबको खुद भी ये बात पता ही होगी कि एसएससी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट भर नहीं है, इट इज अ की टू सिलेक्शन। आपके सिलेक्शन की चाबी जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट है। यहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को काफी मेहनत करने के बाद में, टाइम देने के बाद में भी इंग्लिश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। ठीक, अगर आप भी उनमें से हो कि आपको लगता है कि इंग्लिश का एक अच्छा सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, तो एसएससी प्रथम बैच आपके लिए है। यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट को बहुत ही बेसिक्स के साथ में और डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट्स को डील करते हुए पढ़ाया जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिवली। साथ ही साथ इंग्लिश के साथ में आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी पूरी अच्छी टीम मिलेगी जो बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी बढ़िया करवा रही है। मैथ्स हो गया आपका, जनरल स्टडीज हो गया, रीजनिंग हो गया।
तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार की आपकी मेहनत जो है वो आपके लिए सिलेक्शन बनकर आए एज अ रिजल्ट, तो आप एसएससी प्रथम बैच को ज्वाइन करें करियरविल ऐप डाउनलोड करके। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, a judge in him prevailed upon a friend and Algu gave the decision against जुम्मन। सेंटेंस पढ़ो और पढ़कर समझो इसमें क्या लिखा है, बाद में बात करते हैं। समझ में आ जाए कि कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको सही भी करो। अब देखो, ये जो सेंटेंस लिखा है ना, इसको पढ़ते हैं एक बार। अ जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन अ फ्रेंड, उसके अंदर का जो जज था वो दोस्त पर भारी पड़ा। एंड अलगू गेव द डिसीजन अगेंस्ट जुम्मन, और अलगू ने जुम्मन के खिलाफ डिसीजन दे दिया। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब इसका ना थोड़ा सा आपको बात समझ में आ जाएगी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं। प्रेमचंद जी की एक पुस्तक है, मतलब एक उनकी कहानी है, पंच परमेश्वर। उसमें दो मित्र होते हैं, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। ठीक, तो उनकी दोस्ती बहुत, मतलब वो होती है, क्या नाम, विख्यात होती है, मतलब उसके लोगों में बड़ी फेमस होती है। ठीक है, तो वो खैर आप कहानी पढ़ के समझ लेना, मैं उसका केवल एक सिनेरियो दे रहा हूं। उसमें सिनेरियो ये है कि एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि अलगू जो होता है वो पंच बनता है, और जुम्मन की मौसी का झगड़ा जो होता है वो उसको डिसीजन उस पर लेना होता है। गलती जुम्मन की होती है, जुम्मन की मौसी की नहीं, लेकिन जुम्मन बहुत अच्छा दोस्त होता है अलगू का, तो लोग ये मान के चलते हैं, जुम्मन भी ये मान के चलता है कि अलगू मेरे खिलाफ डिसीजन नहीं देगा। ठीक है, मेरे खिलाफ मतलब निर्णय नहीं देगा, क्योंकि मेरा अच्छा मित्र है, हम एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं, साथ में खड़े होते हैं। ठीक है, घर परिवार वाली मित्रता है। लेकिन जब जुम्मन वहां पर एज अ पंच बैठता है, जज की ड्यूटी में आता है, तो उसके अंदर जो दोस्ती का भाव होता है और जो एक जज की ड्यूटी होती है, उसमें जो जज की ड्यूटी का जो मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसके ऊपर भारी पड़ती है दोस्ती के ऊपर, क्योंकि उसका दोस्त गलत होता है और वो अपने दोस्त के खिलाफ ही डिसीजन दे देता है। ठीक, कहानी बहुत अच्छी है, आप सबको पसंद है तो बाद में पढ़ लेना। अब यहां पर आप देखो, ये जो हमने एक नाउन लिखा है ना, जज। ठीक, यहाँ पे जज का मतलब कोई जज नहीं है, जज का मतलब जस्ट मतलब न्यायाधीश नहीं है, और यहाँ पर फ्रेंड का मतलब फ्रेंड भी नहीं है। यहाँ पर जज का मतलब है ड्यूटी ऑफ अ जज, जस्टिस। यहाँ पर फ्रेंड का मतलब है रिलेशन ऑफ अ फ्रेंड, फ्रेंडशिप। तो ये जो हमने फ्रेंड लिखा है ये कॉमन नाउन है। ठीक है, ये जो जज लिखा है ये भी कॉमन नाउन है, ये दोनों कॉमन नाउन है। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों हमने कॉमन नाउन्स लिखे हैं, ये इन कॉमन नाउन्स से एसोसिएटेड या इन कॉमन नाउन से रिलेटेड जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखे गए हैं। जज जो है वो ड्यूटी ऑफ अ जज, जस्टिस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है। फ्रेंड जो है वो रिलेशन ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप को रेफर करने के लिए लिखा गया है। तो ये जो कॉमन नाउन्स हैं वो एक्चुअल में इनसे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको सीखना यह है कि जब हम किसी कॉमन नाउन का यूज उससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं तो उसके साथ में द आर्टिकल लिखा करो। कितनों को समझ में आया जल्दी से बताओ। तो यहां पर लिखो, द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फ्रेंड एंड अलगू गेव द डिसीजन अगेंस्ट जुम्मन। किस किस को ये बात समझ में आ गई है जो मैंने कही है? नहीं समझ में आई है तो अपना डाउट पूछ लो, समझ में आ गई तो ओके कमेंट करो। अबे बोलो भाइयों। चलो, जिनको समझ में आ गई
बहुत अच्छी बात है, आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, एक ही बार में समझ गए। जिनको नहीं समझ में आई है उनके लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, सुनो। अ क्रिकेटर इन हिम इज स्टिल अलाइव। ठीक है, तीसरा, when she heard the cries of the child, a mother in her awoke। ठीक है, अब यहां पर ये दो क्वेश्चंस और देखो। अ क्रिकेटर इन हिम इज स्टिल अलाइव, अ मदर इन हर अवोक। उसके अंदर की मां जग गई। नहीं समझ पाया, कोई बात नहीं, अब समझ लो, इन एग्जाम्पल से समझ लो बच्चे, कोई बात नहीं। कई बार नहीं समझ में आता, पहले हमने गलत तरीके से इंग्लिश पढ़ी होती है, हमें गलत तरीके से पढ़ाई गई होती है, जिससे हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो पाया होता है, खाली हमने रट्टा मारना सीखा होता है, तो कई बार ऐसी चीजें पकड़ में नहीं आती पहली बार में, कोई बात नहीं। अब देखो, हमने लिखा अ क्रिकेटर इन हिम इज स्टिल अलाइव। तो इन हिम का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर का जो क्रिकेटर है वो अभी भी जिंदा है। तो उसके अंदर कोई क्रिकेटर बैठा होगा क्या? क्या कोई क्रिकेटर उसके अंदर जाके बैठ गया होगा? अब मदर इन हर अवोक, उसके अंदर की मां जग गई। तो उसके अंदर मां बैठी होगी क्या जो जग गई? नहीं। अ क्रिकेटर इन हिम स्टिल अलाइव का मतलब द स्पिरिट ऑफ अ क्रिकेटर, टैलेंट ऑफ अ क्रिकेटर। क्रिकेटर नहीं बैठा था उसके अंदर जो अभी भी जिंदा है, उसके अंदर की जो क्रिकेटिंग स्पिरिट है, ठीक है, उसकी जो आर्ट है, उसकी जो कला है, स्पोर्ट्समैनशिप है, वो अभी तक जिंदा है। तो यहाँ पे क्रिकेटर का मतलब क्रिकेटर नहीं, यहाँ पे क्रिकेटर का मतलब क्रिकेटर की स्पिरिट। स्पिरिट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ठीक है, द, ठीक है। मदर इन हर अवोक, उसके अंदर की मां जग गई। तो उसके अंदर कोई मां थोड़ी बैठी होगी जो जग गई, उसके अंदर मां जग गई का मतलब माता की फीलिंग्स, मदरली फीलिंग्स, मातृत्व। ठीक है, तो यहां पे मदर का मतलब है मदरली फीलिंग्स। ठीक है, मदरहुड, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो द लिख दो। अब देखो समझ में आया कि नहीं आया? अरे अब भी नहीं समझ में आया तो फिर मौज लो, फिर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। जब इतने बेवकूफ हो तो फिर मैं कितना ही सुधार कहां तक कर पाऊंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हालांकि लिख रहा हूं। ठीक, तो आसान होता है बच्चे, चलो पहली बार में नहीं समझ में आया, लेकिन दूसरी बार में समझ में आना चाहिए। डोंट प्रोवोक अ डेविल इन हिम। अब जैसे मैंने ये लिखा, डोंट प्रोवोक अ डेविल इन हिम। ठीक है, हमने कहा उकसाओ मत, क्या नहीं उकसाओ? अ डेविल इन हिम। बताओ आंसर। अब जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर का शैतान मत जगाओ, तो क्या उसके अंदर कोई शैतान बैठा हुआ है? नहीं। उसके अंदर का शैतान का मतलब उसके अंदर की बुराई, उसके अंदर की इविलनेस। ठीक है, तो यहां पे जो हमने लिखा है ना, डोंट प्रोवोक अ डेविल इन हिम, कि उसके अंदर का शैतान मत जगाओ, तो शैतान का मतलब कोई शैतान नहीं बैठा उसके अंदर। शैतान का मतलब उसके अंदर की शैतानियत, इविलनेस। ठीक है, बुराई उसके अंदर की मत जगाओ। तो यहाँ पे जो डेविल है वो कॉमन नाउन है, लेकिन इसका यूज हमने करा है इससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट थिंग को रेफर करने के लिए, द लिख दो। तो जब हम किसी कॉमन नाउन का यूज उससे एसोसिएटेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, तो उसके साथ में हमें द आर्टिकल का यूज करना चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डोंट ट्राई दैट स्टंट
यू आर नॉट क्या लिखूं, शक्तिमान लिख देता हूं चलो। मैंने कहा वो स्टंट करने की कोशिश मत करना, यू आर नॉट शक्तिमान, को शक्तिमान नहीं हो तुम। क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहा जा रहा है, पढ़कर उसको समझो कि भाई ये बात कही जा रही है, ये सिचुएशन है, ठीक है। समझने के बाद देखो कुछ सही है गलत है, और अगर गलत हो गया तो क्या करेंगे सही हो जाए, ठीक है। चलो, थोड़ा तेज रिप्लाई करा करो, तुम लोग बहुत धीमे हो। जैसे हमने किसी से कहा डोंट ट्राई दैट स्टंट, उस स्टंट को ट्राई मत करना, यू आर नॉट शक्तिमान, तुम शक्तिमान नहीं हो। बोलो बोलो भाई, सभी बताओ। चलो एक काम करते हैं, हालांकि ये भी आसान है, इससे भी आप समझ ही सकते हो, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। लो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन इज मदर टेरेसा। हमने कहा कि मोहन जो है वो मदर टेरेसा है, होगा ऐसा? ऐसा होगा क्या मोहन मदर टेरेसा हो? हाँ भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मदर टेरेसा फीमेल थी, मोहन फीमेल होगा नहीं, ठीक है। मोहनी लिखा होता थोड़े समय के लिए मानते भी। तो दूसरी बात, मदर टेरेसा अब जिंदा भी नहीं है, मदर टेरेसा की तो डेथ हो चुकी है। तो ये जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं, मोहन इज मदर टेरेसा, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? ये तो फिर वाहियात बात है। दैट के स्थान पर द, अरे प्रभु, दैट के स्थान पर द मतलब तुमसे इन प्लेस ऑफ भी नहीं लिखा जा रहा हो, तुम इंग्लिश सीख रहे हो। तभी अंग्रेज लोग इंडिया से भाग गए, उन्होंने कहा ये भी ससुर सीखने लग गए इंग्लिश, चलो यहां से भागो, अब तो ये कचरा करके मानेंगे। दैट के स्थान पर द, अब घोंचू लिख दे, द इन प्लेस ऑफ दैट, इतना लिखने में दम निकल जाएगी। इंग्लिश लर्नर हो, लैंग्वेज लर्नर हो, इंग्लिश सीख रहे हो, लैंग्वेजेस प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं, ये थर्टिकल स्किल्स नहीं होती हैं। यू शुड पुट देम इनटू प्रैक्टिस, व्हाट यू लर्न व्हाइल लर्निंग यू शुड पुट इट इनटू प्रैक्टिस। जो आप वोकैब सीखते हो, ग्रामर सीखते हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हो, यू शुड यूज देम इन योर एवरीडे कम्युनिकेशन। गजब घोंचू लोग हैं, मतलब एक से, चलो हमें क्या, सीखते सीखते। अब जैसे हमने लिखा मोहन इज मदर टेरेसा, तो इसका मतलब ये है कि मोहन मदर टेरेसा नहीं है, मदर टेरेसा की डेथ हो चुकी है, ठीक है। मदर टेरेसा अपोजिट जेंडर की थी मोहन से, ठीक है, तो वो हो भी नहीं सकती, ठीक। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये मान सकते हैं जैसे मदर टेरेसा हैं, उन्होंने सेवा मतलब बहुत की, गरीबों की, ठीक है, और बहुत मतलब ऐसी जगह पे जहां लोग जाने से भी कतराते थे, बचते थे, उन्होंने वहां वहां पर जाकर ऐसे लोगों को जिनकी तरफ लोग देखते भी नहीं थे, उनको अपने हाथों से छुआ, उनको ट्रीट किया, ठीक है, उनकी सेवा की। तो मान लो कोई पर्सन ऐसा जो कि बहुत सेवा भावी हो, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सेवा का भाव हो, गरीबों को देखकर, दुखी लोगों को देखकर, पीड़ित लोगों को देखकर उसके अंदर मदर टेरेसा के जैसे भाव जग जाते हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई ही इज अ मदर टेरेसा, शी इज अ मदर टेरेसा, कि वो भी मदर टेरेसा है, शी भी मदर टेरेसा नहीं है बट मदर टेरेसा के जैसा है। तो हमने यहां पर क्या किया, मदर टेरेसा को एक वो मान लिया, टाइप मान लिया, कि मदर टेरेसा एक टाइप हो गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत गरीब, दुखी, पीड़ित लोगों के लिए सेवा भाव होता है, ठीक है, तो वो मदर टेरेसा है। तो यहाँ पे मदर टेरेसा जो नाउन है वो क्या है, वो एक टाइप है। हम मदर टेरेसा लिखकर मदर टेरेसा को नहीं रेफर कर रहे हैं, मदर टेरेसा लिखकर हम रेफर कर रहे हैं उस टाइप को जिस टाइप की मदर टेरेसा थी।
अब मोहन जो है ये प्रॉपर नाउन है, ठीक। तो जो मदर टेरेसा है वो प्रॉपर नाउन है, मोहन भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन मदर टेरेसा को हम इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सिचुएशन में एज ए कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मदर टेरेसा का मतलब मदर टेरेसा नहीं, मदर टेरेसा का मतलब मदर टेरेसा के जैसा कोई भी, तो ये कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन्स काउंटेबल होते हैं, सिंगुलर नंबर में बिना आर्टिकल के नहीं आते, तो यहाँ पे द ए लिखो। तो हमें लिखना पड़ेगा मोहन इज अ मदर टेरेसा, ठीक है। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में जाओ। हमने कहा यू आर नॉट अ शक्तिमान, तुम कोई शक्तिमान नहीं हो। तो शक्तिमान क्या था? सुपर हीरो था, कोई भी स्टंट कर लेता था खतरनाक। तो जब हम यू से कह रहे हैं कि तुम शक्तिमान नहीं हो, तो इतना तो हमें पता ही कि वो शक्तिमान नहीं है, इसमें बताने वाली क्या बात। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि तुम शक्तिमान नहीं हो, हम ये कह रहे हैं कि तुम शक्तिमान के जैसे नहीं हो। तो शक्तिमान यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है, शक्तिमान यहाँ पे एक टाइप है, शक्तिमान यहाँ पे एक कैटेगरी है, कोई सुपर हीरो। एक मिनट। तो यहाँ पे शक्तिमान का मतलब प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पे शक्तिमान का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो सुपर हीरो हो, जैसा शक्तिमान था। तो शक्तिमान कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन्स काउंटेबल होते हैं, सिंगुलर नंबर में बिना आर्टिकल के नहीं आते। तो लिखो यू आर नॉट अ शक्तिमान, तुम कोई शक्तिमान नहीं हो, ठीक है। ये आंसर है। अब आपको सीखना क्या है, मैं एक दो एग्जांपल अभी और लिखवाऊंगा, लेकिन आपको थ्योरी बता देता हूं, जो अपने नोट्स वोट्स बनाओगे तो उसमें लिख लेना। हम यहाँ पर बच्चे ये सीख रहे हैं, when we use some proper noun as a common one we use articles with it। जब हम किसी प्रॉपर नाउन को, जैसे शक्तिमान वैसे तो एक प्रॉपर नाउन है, तभी तो एस कैपिटल लिखा है। मदर टेरेसा भी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन है, तभी तो एमओटी कैपिटल लिखे हैं। तो ये है तो प्रॉपर नाउन्स, लेकिन जिन एग्जांपल्स में हमने इन्हें यूज किया है वहां पर हम इनको यूज कर रहे हैं एज कॉमन नाउन, एक कैटेगरी मान के इनको यूज कर रहे हैं। तो जब हम किसी प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज करते हैं तो हम उसके साथ आर्टिकल्स यूज करते हैं। कॉमन नाउन्स काउंटेबल होते हैं, वो बिना आर्टिकल के नहीं लिखे जाते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, तीसरा। पंडित गंगाधर इज शक्तिमान। बताओ सही है गलत? अबे ये सही है या गलत है? और गलत है तो कैसे सही करें? पंडित गंगाधर इज शक्तिमान। अब जिनको शक्तिमान सीरियल के बारे में कुछ काका का पता होगा, वो बच्चे तुरंत समझ जाएंगे कि पंडित गंगाधर और शक्तिमान एक ही व्यक्ति था, अलग अलग नहीं था, ठीक है। तो ये जो पंडित गंगाधर है ये प्रॉपर नाउन है, और पंडित गंगाधर ये शक्तिमान था, तो शक्तिमान भी प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर ये कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे लो ऐसे ठीक हो गया, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। एक एग्जांपल से और सीख लेते हैं इसी बात को। क्वेश्चन नंबर 4। माई फ्रेंड इज My friend is Kishore Kumar. He sings really well. ठीक है। अब जैसे हमने ये लिखा, माई फ्रेंड इज किशोर कुमार, ही सिंग्स रियली वेल, वो वास्तव में बहुत अच्छा गाता है। अब देखो, मान लो मेरा फ्रेंड है, उसका नाम किशोर कुमार हो, और मैं किसी को बताऊं कि भाई किशोर कुमार है मेरा फ्रेंड, तो मैं कह दूंगा माई फ्रेंड इज किशोर कुमार, ठीक है। लेकिन जो आगे हमने कॉन्टेक्स्ट लिखा ना, ही सिंग्स रियली वेल, तो हमें पता है बॉलीवुड में किशोर कुमार नाम जी के एक सिंगर हुए, ठीक है। बहुत टैलेंटेड नेचुरल सिंगर थे, ठीक है, बहुत बढ़िया गाते थे, उनके मतलब गाने आज भी लोगों को मतलब बड़ा इंटरटेन करते हैं, लोगों को पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे किशोर कुमार का मतलब किशोर कुमार पर्सन नहीं, यहाँ पर किशोर कुमार का मतलब हो गया किशोर कुमार जी के जैसा कोई अच्छा गायक, अ सिंगर लाइक किशोर कुमार, अ सुपर हीरो लाइक शक्तिमान, ठीक है। तो जब यहाँ पर किशोर कुमार कॉमन बन गया तो आर्टिकल लिख दो, तो लिखो माई फ्रेंड इज अ किशोर कुमार।
ठीक है। मेरा मित्र एक किशोर कुमार है, तो किशोर कुमार का मतलब वो किशोर कुमार के जैसा बढ़िया टैलेंटेड नेचुरल सिंगर है। ठीक। तो ये हमें ध्यान देना है कि प्रॉपर नाउंस को जब हम कॉमन नाउंस के साथ में यूज करते हैं तो उनके साथ इस तरीके से एन आर्टिकल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बताओ जी। अब यहां पर एक नाउन हमने लिखा कालिदास, एक नाउन हमने लिखा शेक्सपियर। ठीक। बताओ। अब यहां पर जो हमने लिखा ना कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो कालिदास ही है, मतलब कालिदास लिखकर तो हम कालिदास को ही रेफर कर रहे हैं, तब ये तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पर शेक्सपियर लिखकर हम शेक्सपियर पर्सन को रेफर नहीं कर रहे। यहाँ पे शेक्सपियर का जैसा मतलब कोई अच्छा ऑथर, जैसे शेक्सपियर थे ना उस तरीके का बढ़िया अच्छी क्वालिटी का कोई ऑथर राइटर हो तो वो। तो यहाँ पे शेक्सपियर लिखकर हम शेक्सपियर पर्सन को नहीं उसके टाइप को रेफर कर रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करते हैं तो हम उसके साथ एन आर्टिकल लिखते हैं। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां पर आप देखोगे हमने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लिख के इसको डिफाइन भी कर रखा है। तो ऑफ इंडिया लिखकर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर ये जो कॉमन नाउन शेक्सपियर है इसको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई या डिफाइन कर देने से वो डेफिनेट हो गया। अब ए आर्टिकल नहीं आएगा, अब द आएगा। अगर ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता तो ए आता। तो हम लिखेंगे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 6। मोहन इज आइंस्टाइन ऑफ दिस सिटी। ठीक है। अब जैसे हमने लिखा मोहन इज आइंस्टाइन ऑफ दिस सिटी, तो मोहन तो प्रॉपर नाउन हो गया, मोहन कोई पर्सन। लेकिन आइंस्टाइन का मतलब यहां पर आइंस्टाइन पर्सन नहीं, आइंस्टाइन का मतलब हो गया कोई मतलब बहुत बड़ा फिजिसिस्ट, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट जैसे आइंस्टाइन था उसके टाइप का। तो साइंस आइंस्टाइन यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। यहाँ पे आइंस्टाइन का मतलब आइंस्टाइन पर्सन नहीं, यहाँ पे आइंस्टाइन का मतलब कोई आइंस्टाइन के जैसा व्यक्ति, उस लेवल का पर्सन। ठीक। तो अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो ना मोहन इज आइंस्टाइन, तो हम लिख देंगे एन, मोहन इज एन आइंस्टाइन। मोहन इज एन आइंस्टाइन का मतलब ये हो गया कि मोहन जो है वो आइंस्टाइन के जैसा मतलब एक बढ़िया वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है टॉप क्वालिटी। तो यहां पर हमने आइंस्टाइन को एक कैटेगरी मान लिया साइंटिस्ट की, टॉप क्वालिटी साइंटिस्ट। ठीक है। तो हम कह देंगे भाई ये तो एक आइंस्टाइन है। तो यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया, तो हमें आर्टिकल लिखना चाहिए एन, मोहन इज एन आइंस्टाइन। लेकिन हमने उसके बाद में देखो क्या लिख रखा, ऑफ दिस सिटी। ऑफ दिस सिटी से क्या हो गया कि हमने उसको डिफाइन कर दिया, भाई इस शहर का आइंस्टाइन, दुनिया भर का नहीं, कहीं का भी नहीं, इस शहर का आइंस्टाइन। तो ये डेफिनेट हो गया। डेफिनेट हो गया तो द आर्टिकल लिखना पड़ेगा। तो हम लिखे मोहन इज द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। ठीक। कानपुर वॉज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। अब जैसे हमने कहा कानपुर वॉज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। कि कानपुर को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर एक इंडस्ट्रियल सिटी इंग्लैंड का, टेक्सटाइल्स के लिए बहुत पॉपुलर था, फेमस था। वैसे ही इंडिया में कानपुर भी बहुत मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस पॉपुलर था। बाद में नाश मार दिया नेताओं ने, लेकिन वो बहुत पॉपुलर था। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो हमने लिखा ना, तो इसमें मैनचेस्टर का मतलब अब मैनचेस्टर शहर नहीं है, मैनचेस्टर का मतलब मैनचेस्टर के जैसा कोई इंडस्ट्रियल सिटी। तो ये कॉमन हो गया। अब ये प्रॉपर नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर हम मैनचेस्टर लिखकर मैनचेस्टर को रेफर नहीं कर रहे, हम मैनचेस्टर के जैसे किसी भी इंडस्ट्रियल सिटी को रेफर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कॉमन नाउन हो गया।
इसके बाद में हमने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लिख के इसको डिफाइन भी कर रखा है, तो डिफाइन कर रखा है तो अब हम द आर्टिकल लिख देंगे। कानपुर वॉज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कुल मिला के यहां से हमने क्या सीखा बच्चों? यूज आर्टिकल्स with such proper nouns as are used like common ones। ऐसे प्रॉपर नाउन्स जिनको कॉमन नाउन्स के तरीके से यूज किया जाए उनके साथ आर्टिकल्स लिखा करो, क्योंकि जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, वो सिंगुलर नंबर में बिना डिटर्मिनर के नहीं आते। मोहन has killed dash tiger with a gun। dash tiger is our national animal। fill in these blanks। यहां पर एक नाउन हमने लिखा टाइगर, यहां पर एक नाउन हमने लिखा टाइगर। चलो आंसर फिल करो, ब्लैंक्स फिल करो। कानपुर वॉज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, कानपुर वॉज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली। इसका भी आंसर बताओ बच्चों। जैसे हमने लिखा मोहन हैज किल्ड डैश टाइगर विद अ गन, डैश टाइगर इज अ नेशनल एनिमल। अब टाइगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना डिटर्मिनर के तो आएगा नहीं, डिटर्मिनर तो लिखना ही पड़ेगा। कौन सा आर्टिकल लिखें बताओ, सभी को कमेंट करना है। अब देखो दोनों सेंटेंसेस में आप देखोगे तो नाउन तो हमने एक ही लिखा है, ठीक है, दोनों में हमने नाउन सेम लिखा है, एक ही नाउन है, अलग अलग तो है नहीं। लेकिन एक डिफरेंस है, क्या? कॉन्टेक्स्ट अलग है। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं पहले सेंटेंस में लिखे गए नाउन टाइगर को, वो दूसरे सेंटेंस में लिखे गए कॉन्टेक्स्ट से अलग है। जैसे यहां पर जो हमने लिखा ना, मोहन हैज किल्ड डैश टाइगर विद अ गन, कि मोहन ने टाइगर को गन से मार दिया, तो यहां पे टाइगर का मतलब है कोई इंडिविजुअल टाइगर, कोई इंडिविजुअल टाइगर होगा जिसको मोहन ने मार दिया है, किल कर दिया, ठीक है। लेकिन जो यहां पर हमने लिखा है डैश टाइगर एज अ नेशनल एनिमल, ये ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है, कि ये वाला टाइगर जो इस पिंजरे में बंद है या वो वाला टाइगर जो उस जंगल में रहता है वो हमारा नेशनल एनिमल है। तो यहाँ पे टाइगर का मतलब कोई इंडिविजुअल टाइगर नहीं है, यहाँ पे टाइगर का मतलब है कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, कि भाई कौन सा एनिमल हमारा नेशनल एनिमल है। तो टाइगर, तो यहाँ पे जो लिखा गया टाइगर वर्ड है, ठीक है, ये रेफर कर रहा है कैटेगरी को, अपनी क्लास को, ना कि किसी इंडिविजुअल टाइगर को, ठीक है। ये वाला जो टाइगर है वो रेफर कर रहा है एक किसी इंडिविजुअल टाइगर को जिसको मोहन ने मार दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम किसी इंडिविजुअल टाइगर की बात कर रहे हैं, तो अगर वो मान लो जनरल है तो ए लिख दो, डेफिनेट स्पेसिफिक है तो द लिख दो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सिचुएशन का मतलब कैसे समझना, मान लो कोई एक शहर है, शहर क्या गांव है, मान लो एक कोई वहां पे गांव है, गांव में कोई एक टाइगर आ गया और वो टाइगर जो है वो लोगों को मार दे रहा है, ठीक है, लोगों को उससे खतरा है। तो वो जो टाइगर वहां पर आया है जिससे लोगों को खतरा है, जिस लोगों को पता भी है कि कौन सा टाइगर है वो, उसको मोहन ने मार दिया, तो हम कहेंगे मोहन किल्ड द टाइगर। द टाइगर का मतलब लोगों को पता है कौन सा वाला टाइगर जो उनके गांव में घुस आया था, जो जंगल से भागा या जो चिड़ियाघर से भागा है, वही वाला टाइगर। तो ऐसी सिचुएशन में हम द लिख देंगे, ठीक। नहीं तो मान लेते हैं कि हमें ये बताने कि मोहन ने टाइगर को मार दिया, कौन सा टाइगर है वो हमें नहीं पता, लेकिन एक टाइगर मारा है ये पता है, तो हम ए भी लिख देंगे। तो वहां पर आप ए लिखो द लिखो, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज उसकी कैटेगरी को रेफर करने के लिए करें, ना कि किसी इंडिविजुअल टाइगर या एनिमल को,
तो वहां पे हमेशा द लिखना चाहिए। तो यहां पर तो द ही आएगा, वहां पर ए लिखो द लिखो, वो आपके ऊपर है। मतलब आपके ऊपर भी नहीं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां लिखो द टाइगर इज अ नेशनल एनिमल। तो एक चीज आपको ये सीखनी कि व्हेन वी यूज सम सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू रेफर टू द क्लास दैट इट बिलोंग्स टू, यूज द, नॉट ए और एन। तो जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज उस क्लास को रेफर करने के लिए करें जिससे वो बिलोंग करता है, तो उसके साथ में द आर्टिकल लिखना है, ठीक। एक और एग्जांपल से ये बात समझ लेते हैं। कमल बॉट डैश कंप्यूटर फॉर रुपीज 1 लाख, ठीक है। डैश कंप्यूटर हैज revolutionized our lives, ठीक। अब यहां पर हमने एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया है कंप्यूटर, यहां पर भी हमने यूज किया है कंप्यूटर, ठीक है। देखो बच्चों, कमल बॉट डैश कंप्यूटर फॉर रुपीज 1 लाख, डैश कंप्यूटर हैज रेवोल्यूशनाइज्ड आवर लाइव्स। तो दोनों जगह हमने सेम नाउन लिखा, वहां भी कंप्यूटर है यहां भी कंप्यूटर है, ठीक है। लेकिन जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस के थ्रू जिस सिचुएशन को बताया जा रहा है वो है क्या, तब आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। अभी तो क्या दिखेगा, वहां भी कंप्यूटर लिखा यहां भी कंप्यूटर लिखा, लेकिन जब आप सेंटेंस पढ़ के समझोगे क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले उस पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद में ये समझिए ये लिखा क्या है, आपने जो पढ़ा है इसका क्या मतलब है, क्या सीन है ये, क्या सिचुएशन है ये, फिर उसके बाद में आंसर दीजिए, ठीक। यहां तक हुआ, चलो। अब देखो, जब हमने लिखा कमल बॉट डैश कंप्यूटर फॉर रुपीज 1 लाख, मोहन ने 1 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा, तो इसका मतलब कोई इंडिविजुअल कंप्यूटर, कोई इंडिविजुअल पीसी लैपटॉप वगैरह उसने खरीदा होगा। तो जो उसने 1 लाख रुपए में खरीदा उस इंडिविजुअल कंप्यूटर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी इंडिविजुअल कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कोई एक इंडिविजुअल कंप्यूटर है उसने हमारे जीवन को बदल के रख दिया, नहीं। जो एक टाइप ऑफ मशीन है, जो एक कैटेगरी है, जैसे कंप्यूटर तो कई तरीके से यूज होता है ना, ठीक है। जीवन में फोन में भी कंप्यूटर है, क्या नाम आपका, वॉशिंग मशीन में भी कंप्यूटिंग मशीन लगी है, ठीक है। टीवी में भी है, फोन में भी है, ठीक। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जनरल, कंप्यूटर का यूज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होता है, कंप्यूटर का यूज हॉस्पिटल्स में होता है, कंप्यूटर का यूज लेबोरेटरीज में होता है, कंप्यूटर का यूज बहुत सी जगह रेलवे स्टेशन पे होता है, एयरपोर्ट्स पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ना कंप्यूटर, ये कंप्यूटर रेफर कर रहा है होल कैटेगरी को, ना कि किसी इंडिविजुअल कंप्यूटर को। ये वाला कंप्यूटर रेफर कर रहा है किसी इंडिविजुअल कंप्यूटर को। तो जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज एज एन इंडिविजुअल रेफरेंस में करते हैं, तो वहां पर आप ए या द कुछ भी लिखो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन जब हम उसका यूज उसकी पूरी कैटेगरी को रेफर करने के लिए करते हैं, तो द आर्टिकल ही यूज करना चाहिए। तो लिखो द कंप्यूटर हैज रेवोल्यूशनाइज्ड आवर लाइव्स, ठीक है। ये हमारा आंसर है। मोहन इज द मदर टेरेसा आएगा सर, प्लीज चेक। बावला है क्या भाई तू, हम मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और पिछले 10-15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और तू मुझे ये बता रहा है कि मोहन इज द मदर टेरेसा आएगा और मैं उस बात को चेक करूँ। अरे प्रभु, दया करो, ऐसा मत करो, ठीक है। बेवकूफ हो पूरे क्या, इतनी कस के कहीं पे अपने को बांध रखा है खूंटे से कि पता चल जाए तब भी खुद को आजाद नहीं करना, बेचैनी हो रही है। मोहन इज अ मदर टेरेसा आएगा, समझे, दा नहीं आएगा गोंचू। क्या बताएं बच्चों का, जब किसी की बात सुननी माननी नहीं है तो फिर पढ़ते क्यों बताओ। डैश कंप्यूटर रेवोल्यूशनाइज आवर लाइव्स, ठीक है, यहां तक आ गया।
अब आगे देखो, एक एग्जांपल मैं ऐसे ही और लिखता हूं आपके लिए। हम्म। एक एग्जांपल मैं सोच रहा था। whale is a mammal। चलो, ये लो मैंने एक नाउन लिख दिया। बायो आयो पढ़ने वाले बच्चे जल्दी आंसर बता देंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के सेंटेंसेस बहुत पढ़े होंगे। चलो, स्लो पढ़ा हूं, तेज पढ़ा रहा हूं क्या, बावला है क्या भाई, बहुत तो स्लो पढ़ा रहा हूं है। आज आर्टिकल्स की तीसरी क्लास है ना। कहीं और पढ़ रहे होते तो आज खत्म हो गया होता, प्रैक्टिस चल रही होती है। ठीक है, तो स्लो ही पढ़ा रहा हूं, आप थोड़ा सा अपने को स्पीड अप करो। दूसरे को तुरंत जज मत किया करो, हो सकता है आपकी पढ़ने की आदत बहुत धीमी हो, आप चीज़ों को जल्दी प्रोसेस समझ ना कर पाते हो, ठीक है। तो ये कंपटीशन के लेवल के बच्चे भी अगर इस स्पीड से नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा। तो अपने को स्पीड अप करो बच्चे। दूसरे को डाउनग्रेड करने से अच्छा है कि आप अपने को स्पीड अप करो, अपग्रेड करो, तो उसमें आपका भी भला होगा। अब देखो बच्चों, ये जो हमने लिखा ना, वेल इज अ मैमल, तो यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल वेल है, वो मैमल है, कि जितनी भी वेल्स होते हैं वो सारी मैमल्स ही होते हैं। तो यहाँ पर किसी इंडिविजुअल वेल को लेकर ये बात नहीं कही जा रही कि ये इंडिविजुअल वेल है, मैमल है, ठीक है। हर एक वेल मैमल ही होती है। तो यहाँ पे वेल लिखकर हम इंडिविजुअल वेल को नहीं, पूरी कम्युनिटी को, पूरी क्लास को रेफर कर रहे हैं। तो द वेल इज अ मैमल। तो ये आपको सीखना है कि जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज उसकी पूरी कैटेगरी को रेफर करने के लिए करते हैं, तो उसके साथ में द आर्टिकल का यूज करना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, करेक्ट दिस सेंटेंस। मोहन प्लेज वायलिन या प्लेज पियानो वेल। वो कह रहे हैं नो आर्टिकल है। अब देखो बच्चों, ये जो दोनों एग्जांपल्स हमने लिखे ना, इनमें से पहले वाला प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, ठीक है। बाद वाला भी आता रहता है पेपर में, बट एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं आया, वो वाला एग्जैक्ट पेपर में आया हुआ है। ठीक, यहाँ देखो, एक हमने नाउन लिखा इक्वेटर, यहाँ एक नाउन हमने लिखा पियानो। ठीक, दोनों के साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लिखा। तो पहले तो ये समझ लो कुछ तो गड़बड़ है, आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहले बात कर लेते हैं पहले एग्जाम्पल की, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद पहले कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि इक्वेटर जो है ना, वो एक लाइन है जो अर्थ को दो हाफ्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ऐसे ना। तो हम सभी पढ़ने लिखने वाले हैं, तो ज़्यादा ज्योग्राफी की जानकारी मुझे नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज टीचर हूँ मैं, लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, लेकिन इतना तो थोड़ा बहुत मुझे पता है कि जैसे अर्थ की ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए और अर्थ पे जो लोकेशंस और पॉइंट्स हैं उनको समझने के लिए, अर्थ का ना ग्लोब है। तो ग्लोब में क्या होता है कि
अर्थ को डिफरेंट जोन्स, एरियाज, पॉइंट्स, लोकेशंस में डिवाइड किया गया थ्रू इमेजिनरी लाइंस के थ्रू। इन लाइंस को हम लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल हैं वो लॉन्जिट्यूड्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो आपके लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, और ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स हैं ये डिफरेंट डिग्रीज के हैं। तो इनके थ्रू जो अर्थ की पूरी ज्योग्राफी है, लोकेशंस हैं, एरियाज हैं, उनकी स्टडी की जाती है, उनको पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक, अब ये जितने भी ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, लोकेशंस हैं, पॉइंट्स हैं ग्लोब पर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है, प्राइम मेरिडियन है, ये सब वेल डिफाइंड हैं, ये डेफिनिट है। तो ग्लोब पर ये जो हम पोजीशंस मार्क करते हैं, लोकेशंस मार्क करते हैं, ये जो हमने एरियाज और जोन्स डिवाइड कर रखे हैं, ये सब डेफिनिट होते हैं। तो इनके सबके नाम के साथ में द आर्टिकल लिखा जाता है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस होते हैं, उनके साथ में द लिखते हैं। तो इस वजह से हमें इक्वेटर के साथ में लिखना है द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरे में आ जाओ। दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें हमने लिखा मोहन प्लेज पियानो वेल। मोहन पियानो बहुत अच्छा बजाता है। ठीक है, अब पियानो क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो आप सबने हो सकता है पहले कभी पढ़ा हो किसी बुक वगैरह में कहीं पर कि वहां पे लिखा होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ में द आर्टिकल आता है। तो एक तो आप यहाँ पे द लिख दो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप इस बात को ऐसे ही रट्टा मार लो जैसे आपने पहले कभी पढ़ा सुना होगा। मैं चाहता हूं एक एग्जाम्पल से और इसको जरा कंपेयर कर लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन, ठीक है, गिफ्टेड अ पियानो टू हिज ब्रदर। ठीक, अब आप देखेंगे यहां पर हमने लिखा मोहन गिफ्टेड अ पियानो टू हिज ब्रदर। तो यहां पर हमने पियानो नाउन लिखा और उसके साथ आर्टिकल ए लिखा। अब बताओ, इसको पढ़ो, समझो और बताओ इसको अगर गलत हो तो कैसे सही करें। बोलो बच्चों। जैसे हमने लिखा मोहन प्लेज, अच्छा प्ले रह गया गलती से, इसको प्लेस कर लो बच्चे। मोहन प्लेज द पियानो वेल। मोहन गिफ्टेड अ पियानो टू हिज ब्रदर। मोहन ने अपने भाई को एक पियानो गिफ्ट किया। अब पता है क्या, अरे भाई, अब पता है इसमें बच्चे क्या है? देखो, ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, इसमें यहां भी पियानो लिखा है, यहां भी पियानो लिखा है। ये जो पियानो है और ये जो पियानो है, इसके कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस है। ये पियानो किसी एक इंडिविजुअल पियानो को रेफर करने के लिए लिखा गया है जो मोहन ने अपने भाई को गिफ्ट किया है, तो वो कोई इंडिविजुअल पियानो है। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल पियानो नहीं है कि मोहन उसको अच्छा बजा लेता है। जो पियानो बजा लेता है वो कोई भी पियानो बजा लेगा। तो यहाँ पे पियानो का मतलब कोई इंडिविजुअल पियानो नहीं है, यहाँ पे एक कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी जैसे हम पीछे पढ़कर आए हैं कि जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज उसकी पूरी कैटेगरी को रेफर करने के लिए करें तो उसके साथ में द आर्टिकल लिखते हैं। तो ये जो आप पढ़ लेते हो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ में द आर्टिकल आता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ में द आर्टिकल इसलिए आता है क्योंकि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उनके साथ तो ए भी आ सकता है। ठीक है, उनके साथ द आर्टिकल हम तब लिखते हैं जब हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज उसकी कैटेगरी को रेफर करने के लिए करें। जैसे हमने टाइगर का यूज किया था, वेल का यूज किया था, ठीक है, कंप्यूटर का किया था। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स का यूज जब हम उनकी कैटेगरी को रेफर करने के लिए करते हैं तो हम उनके साथ द लिखते हैं, फिर वो चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में इसलिए द लिखा जाता है। अदरवाइज जब हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज एक इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट को रेफर करने के लिए करते हैं तो हम उसके साथ ए आर्टिकल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ये सही है। चलो, अब ये जो इक्वेटर वाला मसला है ना, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको और समझाना चाहता हूं। देखो, एक आपने कभी ना कभी ये पढ़ा होगा कि जैसे हमने लिखा आ, हमने लिखा हरियाणा और हमने लिखा द हरियाणा। फिर हमने लिखा पंजाब और हमने लिखा द पंजाब। ठीक है,
अब जैसे हरियाणा के साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लिखा और यहाँ पे इसके साथ द आर्टिकल लिख दिया, तो कौन सा सही है? हरियाणा सही है या द हरियाणा सही है? उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा पंजाब और यहाँ पे लिखा द पंजाब, तो इनमें से कौन सा सही है? पंजाब सही है या द पंजाब सही है? बताओ। अब देखो, हरियाणा के केस में जिसमें आर्टिकल नहीं लिखा वो ठीक है, द हरियाणा गलत है। पंजाब के केस में कौन सा सही है बताओ? कमेंट करा करो बेवकूफों, जल्दी। बहुत टाइम लेते हो तुम लोग, धीमे हो यार। पंजाब सही है, द पंजाब सही? अब पता है यहां पर क्या बच्चा है? यहां पर दोनों सही, ये भी सही और ये भी सही। सोचो ऐसा क्यों? अब पता है क्या है, पंजाब और द पंजाब दोनों ही सही हैं। कैसे सही है इसमें समझना है। इसमें ये होता है बच्चे कि ये जो पंजाब है ना, ये है एक पॉलिटिकल स्टेट, जहां के सीएम सीएम भगवंत मान जी हैं। ठीक है। और ये जो हम द पंजाब लिख रहे हैं, ये है एक ज्योग्राफिकल रीजन, ये कोई पॉलिटिकल स्टेट नहीं है, ये है ज्योग्राफिकल एरिया, ये है ज्योग्राफिकल रीजन। ठीक है। तो ज्यादा तो डिटेल विटेल मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि पंज का मतलब फाइव होता है, आब का मतलब रिवर्स या दरिया होता है। तो पंजाब का मतलब द लैंड इरिगेटेड बाय फाइव रिवर्स, द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। ठीक है। विच इज स्प्रेड अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान, जो इंडिया से पाकिस्तान तक फैला हुआ है, बड़ा हिस्सा जिसका पाकिस्तान में। ठीक है। तो जब हम द पंजाब कहते हैं, तो द पंजाब का मतलब जो पॉलिटिकल स्टेट है भारत की, ठीक है, जहां के सीएम भगवंत मान जी हैं, वो नहीं। द पंजाब का मतलब द एरिया इरिगेटेड बाय फाइव रिवर्स, द एरिया ऑफ फाइव रिवर्स, द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। ठीक। तो वो एक ज्योग्राफिकल रीजन है, तो इसलिए पंजाब के साथ द लिखा जाता है। ठीक है। लेकिन हरियाणा के साथ में क्या, हरियाणा पॉलिटिकल स्टेट है प्योर, तो उसके साथ में हम द हरियाणा नहीं लिखते, पॉलिटिकल स्टेट्स के नाम के साथ में द नहीं आता। ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि इस वजह से पंजाब के साथ कई बार द लिखने को मतलब पढ़ने को आपको मिलता है। कई जगह लोग इसका आंटीसेंट कारण बता देते हैं, उल्टी सीधी कोई बात बता देते हैं कि पंजाब में दूध दही बहुत होता है इसलिए द लगाते हैं उसके साथ। या जो पहले जो इन्वेडर्स आते थे, विदेशी आक्रांता आते थे, तो वो पंजाब से एंट्री मारते थे देश में, तो इसलिए दा लगा देते थे। तो ये बदतमीजी वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो भारत देश है वो अफगानिस्तान तक था, तो ऐसा नहीं कि पंजाब से शुरुआत होती थी भारत की, वो पंजाब में एंट्री करते थे भारत से। ठीक, ये मैंने सुनी है कहानियां, इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं कि अगर आपने कभी ऐसा पढ़ा सुना हो तो दीज आर एब्सर्ड थिंग्स विच मेक नो सेंस, ये बेकार की बातें, इनका कोई मतलब नहीं होता, कोई सिर पैर नहीं होता, बस बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दो, वो एक अलग बात है। तो पहले भारत देश वहां तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पंजाब एंट्री पॉइंट था, ये बॉर्डर एरिया था, ये तो आजादी के बाद में हो गया। ठीक है। तो वो सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। द पंजाब एक पॉलिटिकल मतलब एक ज्योग्राफिकल रीजन है, इसलिए हम इसके साथ में दा लिखते हैं। ठीक, ये ध्यान देना। तो कुल मिला के यहाँ से हमने ये सीखा कि भाई जो ज्योग्राफिकल पॉइंट्स हैं, रीजन्स हैं, एरियाज हैं, लोकेशंस हैं, उनके साथ हम द आर्टिकल लिखते हैं। और बाकी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो द लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। तो इस तरीके के कुछ नाउन्स होते हैं जिनके नाम के साथ में हमें द आर्टिकल लिखना पड़ता है। आ जाओ, अब मैं आपको बताता हूँ। यूज द with the names of the following nouns। ठीक है। यूज दी विद द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। क्या मिसिंग है, क्या दुख है तेरा, खत्म ही नहीं हो रहा? कंजंक्शन में भी मिसिंग है, एडजेक्टिव में भी मिसिंग है। आज अपलोड करवा देता हूँ मेरे भाई। ठीक है। हरिओम। चलो, तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ नाउन्स बता रहा हूँ, उनके नाम के साथ में द आर्टिकल लिखा करो। चलो शुरुआत करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
फिजिकल पोजीशंस, ठीक है, डायरेक्शंस, ज्योग्राफिकल लोकेशंस, ज्योग्राफिकल लोकेशंस या रीजन्स, ठीक है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, ओशंस, सीज, गल्फ्स, फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स, ठीक है, ट्रेन्स, शिप्स, होटल्स, ट्रॉफीज, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, डेजिग्नेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कमिटीज, फेमस बिल्डिंग्स, होली बुक्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, कम्युनिटीज, डायनेस्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, डायनेस्टीज से पहले लिख दो फैमिलीज इन प्लूरल, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, नेम्स ऑफ पीपल preceded by adjectives, ठीक है, कंट्रीज इन प्लूरल, एटसेट्रा। तो यहां पर ये बच्चों हमने कुछ नाउन्स लिखे हैं जिनके नाम के साथ में हमें द आर्टिकल लिखना है, ठीक है। क्यों सॉरी सॉरी टाइप करे जा रहा है, क्या कर दिया तूने भाई, है? एक दुखी आत्मा कह रहा मैं अपने बिहेवियर के लिए सॉरी हूं, अबे लल्लू रह ले सॉरी, दाढ़ी मूछ निकल आई, इतनी उम्र हो गई तब भी तुम्हें पता नहीं चला तुम्हारा बिहेवियर कहाँ पे क्या होना चाहिए, बाद में सॉरी कहते घूम रहे हो। चलो अब देखिए बच्चों, ठीक है, ये जो हमने सेंटेंस, ये जो हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे ना नाउन्स के, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। हालांकि आज की क्लास में हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा कि हम इन सबको डिस्कस कर पाए, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं इनके ना मीनिंग वीनिंग एक बार आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ कहाँ पर क्या लिखा है, इनकेस अगर आपको हैंड राइटिंग ना समझ में आ रही हो, हालांकि मैं लिखता तो बहुत सुंदर हूँ लेकिन पता नहीं बच्चों को समझ में नहीं आता गया, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, बाकी इनको डिटेल में एक्सप्लेन हम अगली क्लास में करेंगे। जैसे ये क्या क्या लिखे बस ये जान लो एक बार, देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, वायलिन हो गया, सितार, गिटार, पियानो, माउथ ऑर्गन, हारमोनियम, ये सब हो गए, ठीक है, जो भी होता हो। फिजिकल पोजीशंस, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मिडिल सेंटर,
डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसको कल थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जियोग्राफिकल लोकेशंस, ठीक है, जो ग्लोब पे बताई थी ना वो सारी। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, स्टार, सैटेलाइट्स, माउंटेन रेंजेस, ठीक, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, ओशंस, सीज, गल्फ्स, फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स, ठीक है। ट्रेन्स पता ही होगा, शिप्स पता ही होगा, होटल्स पता ही होगा, ट्रॉफीज पता ही होगा। एक आपने पढ़ा होगा कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ में द लिखकर यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। जिस ग्रेट ब्रिटेन के साथ में द आर्टिकल लिखकर यूज होता है, ठीक है, वो ग्रेट ब्रिटेन एक शिप था। जो ग्रेट ब्रिटेन कंट्री को कहा जाता है उसके नाम के साथ द नहीं आता, वो द जो आता है वो शिप था ग्रेट ब्रिटेन, उसके साथ आता है, ठीक है। उसके बाद में मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, डेजिग्नेशंस, द सीएम, द पीएम, द सीएमओ, ठीक है, द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कमिटीज, फेमस बिल्डिंग्स, होली बुक्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, कम्युनिटीज, डायनेस्टीज, families in plural, political parties, the BJP, the TDP, names of people preceded by adjectives, ठीक है, एंड कंट्रीज इन प्लूरल। अब इनका हम एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यहीं से हम अगली क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली ये जो लिखने में डिस्कस करने में हमें टाइम लगा है, कॉन्टेक्स्ट को यहां से हमने ये स्टार्ट किया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहां तक हम आ गए हैं। तो आज का इतना हमारा टाइम कल बच जाएगा, और इसके आगे कल हमें केवल इसका एक्सप्लेनेशन देना है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं उनसे रिलेटेड बाकी क्या सिनेरियोज बन सकते हैं वो एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। बाकी ये चीजें आप रिवाइज कर लोगे, अपना समझ ही गए होगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। अगली क्लास में जहां पर छोड़ के जा रहे हैं इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं बार बार यार तुम लोगों को ध्यान दिलाता हूं, लेकिन तुम लोगों की असल में गलती तो तुम्हारी नहीं है, सुनते मेरे से तुम हो क्योंकि मेरे सामने तुम हो, लेकिन ये गलती है उन लोगों की जिन्होंने तुम्हारी हैंडलिंग करी है, जिन्होंने तुम्हारा मतलब शुरुआती लेवल पे तुम्हारी नर्चरिंग की, उन्होंने गलत कर दिया, आदतें गलत डाल दी। नॉलेज और इंफॉर्मेशन में बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। आज आप लोग इस पे एक बार सर्च करना, दिमाग लगाना कि इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती, नॉलेज इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो चीजों को पढ़ लेना, जान लेना, ये लर्निंग नहीं है। लर्निंग है उसको समझना, डिकोड करना, जरूरत पड़ने पर हम उसका यूज कर पाए, जरूरत पड़ने पर हम उस इंफॉर्मेशन का यूज करके मतलब अपने लिए एडवांटेजेस सिचुएशन ला पाए। तो इसलिए मतलब हम सीखते हैं, जान ले हम इसलिए नहीं सीखते, ठीक है। उसके पीछे की जो कहानी है वो भी समझ लें इसलिए सीखा जाता है, ठीक। तो एक तो समझने की आदत डालो, ठीक है। दूसरा, रोज थोड़ी बहुत देर इंग्लिश पढ़ो, आदत डालो, मतलब स्पेंड टाइम विद इंग्लिश। इसके साथ में लैंग्वेज के साथ में ना इंटरेक्शन बढ़ाइए, उसका फायदा आपको मिलेगा, लाइफ में भी मिलेगा, एग्जाम्स में भी मिलेगा, ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा स्टूडेंट वाला अपना एटीट्यूड भी बनाइए। सीखने का मन नहीं है, क्यूरियोसिटी है नहीं, रट्टे मारते घूमते रहते हो, अपने को कैसे स्टूडेंट कह लेते हो? स्टूडेंट वो है जो सोचता है, दिमाग लगाता है, मानता नहीं है, वो सोचता है, समझता है। हमारे स्टूडेंट्स हैं ये फॉलोअर्स बने घूम रहे हैं, ये किसी के दीवाने हुए घूम रहे हैं, शायरी सुनते घूम रहे हैं, कोई रूल याद करे घूम रहे, रट्टा मारते घूम रहे, क्वेश्चन का आंसर याद करे घूम रहे। भाई बेवकूफ हो गया, जिंदगी में ये जो कीमती समय है इसको तुम ऐसे कमा रहे हो, ठीक है। तो स्टूडेंट वो जो सोचे, तर्क करे, पूछे, ठीक है, माने नहीं कि मैंने कह दिया अंकुल सर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, मान लेते हैं, नहीं, क्यों मानना? अरे मैं भी बावला हो सकता हूँ, हो सकता है मेरा भी दिमाग किसी दिन घूम जाए, मैं कुछ आया मैं बढ़ा दूं, ठीक है। तो वो अपने अंदर लाओ, जो भी पढ़ते हो, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको सोचो, समझो, फिर जब लगे कि हाँ लॉजिकल है, ओके है, तो फिर उसको मानो। तो ये अपने अंदर एटीट्यूड लाओ, डिसिप्लिन लाओ। किस समय क्या बात चल रही है? अभी मैं बीच में देख रहा था, एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा कि क्या नाम कि इंग्लिश को कैसे सही प्रोनाउंस करें। अब घोंचू, मैं स्पोकन इंग्लिश का टीचर हूं क्या? मेरी अपनी प्रोनाउंसिएशन पूरी सही नहीं है, मैं तेरी कहां से सही करवा दूंगा, ठीक है। तो भाई तुम्हें पढ़ाया क्या जा रहा है, तुम पूछ क्या रहे हो? तो इतने घोंचू हो। एक देखो वो पता नहीं कुछ पैसे से मांग रहे उधार, अरे भाई धन्य प्रभु, तुम लोगों ने तो ना मेरी धारणाएं सारी तोड़ दी, ठीक है। जिस देश मतलब जिस दिशा में ये देश जा रहा है ना, तो कोई हैरत की बात नहीं है। जहां का युवा इतना बेवकूफ हो,
जहां के स्टूडेंट्स इतने लल्लू हों, दिमाग उनके घुटनों में सरक गए हों, तो उस देश की अगर ऐसी दिशा और दशा ना हो जाए तो इसमें क्या हैरत की बात है। तो थोड़ा समझदार बनो, बुद्धिमान बनो। आप कल अपने परिवार का, अपने समाज का भविष्य बनोगे। ठीक है, तुम्हारी हरकतों से तो मुझे बड़ा डर लग रहा है। लगना तुम्हें चाहिए, लेकिन अभी तुम्हें उतनी समझ नहीं जो तुम्हें डर लगे, तो मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना, बस कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। ऐसे ही अंकुल सर से कंप्लीट इंग्लिश पढ़ने के लिए ज्वाइन करें SSC प्रथम बैच।